Hey everyone, welcome to Brahmastra UPSC General Accounting Principle lecture number है 6. Today we will be doing accounting for non-profit organization and cost accounting. लाइव क्लासेस करते हैं. मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपका टाइम बचाता हूँ, एक रिकॉर्डेड सेशन दे देता हूँ. स्क्वीज करके जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर करने की ज़रूरत है बिकॉज 15 दिन के अंदर आपका एग्ज़ाम है. जितने वीडियोस मैं बना रहा हूँ उनको ध्यान से देखो, उनसे डेफिनेटली यू विल फील गुड वाइल गिविंग योर एग्जामिनेशन. विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट. भाई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. क्या होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये जो काम कर रहे हैं ये कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, वो कोई ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, गुड्स या सर्विसेज को बेच नहीं रहे हैं. इसीलिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ओनर्स बोलते हैं ना, शेयर होल्डर्स मैनेज नहीं करते हैं. उनको मैनेज कौन करते हैं? उनको मैनेज कर रहे हैं ट्रस्टीज. जो ट्रस्टीज खुद फुल्ली अकाउंटेबल हैं टू देयर मेंबर्स और उस सोसाइटी के प्रति भी कि भाई फंड कैसे उठाया जा रहा है, फंड किस तरीके से आ रहा है उनकी ऑर्गेनाइजेशन में, और वो फंड किस तरीके से दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. अब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके अंदर क्लब्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन, वेलफेयर सोसाइटी, सोसाइटीज फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, सब के सब इसी के अंदर कवर होते हैं. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हम डिफाइन कैसे करें? दे आर डिफाइंड एज दोज यूटिलाइज्ड फॉर सोसाइटल वेलफेयर. समाज सेवा, जनता के लिए उनको यूटिलाइज किया जा रहा है. सो दे वर्क एज अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूट. तो इनको मॉनिटरी गेन या प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है. वो कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं जिसमें दे आर एक्सपेक्टिंग प्रॉफिट. वो तो जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, जन सेवा के लिए काम कर रहे हैं. इसीलिए किसी भी तरीके का क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं होता है. देयर इज नो क्रेडिट ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड. ठीक, दे डू नॉट मेक, दे डू नॉट बाय, दे डू नॉट सेल एनीथिंग. एज अ रिजल्ट कि इन्हें बुक ऑफ अकाउंट्स रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है. जब ट्रेडिंग होती है तो ही आप वो बुक ऑफ अकाउंट्स रखते हो, जो हम लोग इससे पहले के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं. यहाँ पे जब आप ट्रेडिंग ही नहीं कर रहे हो, आप वो चीज़ें ही नहीं कर रहे हो, तो आपको बुक ऑफ अकाउंट रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है. कैपिटल फंड या जो जनरल फंड होता है, जो भी पैसा मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशन को या जो ये ऑर्गेनाइजेशन पैसा रेज कर रही है, क्या बोलते हैं, इस यहाँ पे टर्म यूज होती है रेजिंग द मनी. तो यहाँ पर वो ऑर्गेनाइजेशन पैसा क्या कर रही है? मार्केट से उठा रही है. द मेजर सोर्स ऑफ देयर इनकम यूजुअली आर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम देयर मेंबर डोनेशन, ग्रांट इन एड, इन्वेस्टमेंट, कभी कभार सरकार इन्हें कुछ पैसे दे देती है. और मेन ऑब्जेक्टिव कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी रिकॉर्ड्स रखती हैं, अपनी अकाउंटिंग करती हैं, उसका एक ही मकसद होता है, क्योंकि भाई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. गवर्नमेंट को चाहिए कि आप भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करो और सरकार को उससे पता लगता रहे आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, किन सोर्सेज से आ रहा है, एंड हाउ यू आर यूटिलाइजिंग दैट मनी. इसीलिए हर साल के अंत में ये भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं. और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को याद रखना कहाँ सबमिट करते हैं? रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ को. सवाल आ सकता है, वेयर डज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सबमिट देयर फाइनेंशियल पोजीशंस? आपको पता होना चाहिए, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़. तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो जो मेजर सोर्स होता है वो आपको पता है, मेंबर्स का, बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं उन्हीं से ही होता है, जैसे डोनेशन का पैसा, फाइनेंशियल असिस्टेंस का पैसा. इसीलिए कैपिटल अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं. उसके अवज में, या आप कह सकते हो अपने जो भी पैसा आता है उसको वो एक जनरल फंड के अंदर मेंटेन करते हैं, जिसके अंदर पैसा एक्यूमुलेट होता चला जाता है, मेंबरशिप फीस का हो, डोनेशन का हो, बाकी सारी चीज़ों का हो. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड. ऑल्दो जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये इनको नहीं करने पड़ते. ठीक है,
बट उनको इतना छोटा सा काम करना पड़ता है कि उनके एक्सपेंसेस कहाँ से खर्च हो रहे हैं, क्या उनके पास जो पैसा आया वो उनके एक्सपेंसेस खर्च जितने हुए हैं उसमें ऑप्टिमम था या नहीं। तो इस तरीके का वो एक फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट के अंदर वो क्या देखते हैं, दे कंसीडर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, बेसिकली कैश बुक, रिसीट्स जो पैसा आ रहा है और पेमेंट अकाउंट। तो ये ट्रांजैक्शन मदद करता है कि भाई इनकम और एक्सपेंडिचर कैसे जा रही है, उसको बेसिकली अपनी बैलेंस शीट के अंदर लिखते हैं। एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी होता है जिसको वो प्रिपेयर करते हैं, और एक जनरल बैलेंस शीट होती है जिससे कि पैसा कहाँ से आ रहा है जा रहा है उसको ये लोग मेंटेन करना है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से वर्क करती हैं, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल उनके लिए ये है। अब भाई कोई अगर पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप मतलब एक से ज़्यादा लोगों ने मिलकर उस फर्म को बनाया है, जब दो या दो से ज़्यादा लोग हाथ मिलाते हैं एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं टू सेटअप अ बिजनेस, उसके प्रॉफिट उसके लॉसेस को शेयर करने के लिए सब आपस में जिम्मेदारी लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज पार्टनरशिप। सेक्शन नंबर 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि भाई पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप कुछ भी नहीं है, बस दो लोगों के बीच में एक ऐसा रिलेशन है कि वो कह रहे हैं कि भाई हम प्रॉफिट शेयर करेंगे किसी भी बिजनेस के या जिससे हमारा बिजनेस चले। तो फीचर्स क्या होंगे पार्टनरशिप फर्म के, दो या दो से ज़्यादा लोग, एक एग्रीमेंट होगा, कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहे होंगे, म्यूचुअल एजेंसी के रूप में काम करते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं, और लायबिलिटीज सब पार्टनर की होती है। अगर कुछ डूब गया, प्रॉफिट हुआ तो भी सबका, और डूबा तो भी जिम्मेदारी दोस्तों सबकी, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर एक फर्म आती है जिनको बोलते हैं LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब देखो जनरल पार्टनरशिप के अंदर आप के पास अगर घड़ी भी है ना, वो भी उतार के ले जाएंगे। अब यहाँ पर जो फर्म है उसके नाम के आगे क्या लिखा हुआ है, लिमिटेड लायबिलिटी। अब ऐसा नहीं है, यू हैव अ लिमिटेड लायबिलिटी टुवर्ड्स दैट कंपनी। दोस्तों लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स आर रजिस्टर्ड अंडर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 2008। इसका मतलब यह है कि जो बोलते हैं ना जिम्मेदारियाँ होंगी, डिस्पोजल होगा, वो लिमिटेड होगा, डिफाइंड होगा कि अगर कंपनी डूब जाती है, कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाएगी, आपका सब कुछ छीन के ले जाएंगे। ये एक ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस के रूप में काम करता है। इट वर्क्स एज एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल, जो कि बेनिफिट देता है किसको, पार्टनर्स को, कि वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहेंगे, बट उनकी बोलते हैं ना पर्सनल चीज़ें और प्रोफेशनल चीज़ें बिल्कुल अलग होंगी, डिफाइंड ऑन दी म्यूचुअली अराइव्ड एग्रीमेंट। तो कुछ फीचर्स इसके, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की जो फर्म्स होती हैं वो एज अ कॉर्पोरेट ही वर्क करती हैं, एक लीगल एंटिटी के रूप में काम करती हैं, सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर। जो लोग हैं उनसे अलग वो फर्म काम कर रही है। हर एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर कम से कम 2 पार्टनर्स होते हैं, और दे विल हैव एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल जो कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे, ऑफ whom एटलीस्ट 1 शैल बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर ये लिखा हुआ है कि वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स को अप्लाई नहीं होगा। डू रिमेंबर दिस, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हैज़ अ परपेचुअल सक्सेशन, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है किसी भी तरीके के कुछ भी अफेयर होंगे, मतलब कुछ भी बिजनेस के अंदर इधर उधर की चीज़ें होंगी उसके अंदर इन्वेस्टिगेट करने की। मूविंग ऑन, व्हाट इज दिस पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है दोस्तों, पार्टनरशिप डीड वो एग्रीमेंट जो पार्टनर्स के बीच में किया जा रहा है उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो इट इज एग्रीड बाय ईच एंड एवरी पार्टनर। Partnership Act does not mandate that a written agreement be used. Document containing the condition of agreement is known as partnership deed. Accounting treatment for partnership firm is similar to that of sole proprietor business. Same होता है कि भाई मेंटेन किए जाएंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस सारे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, कभी कुछ गलत हो जाएगा तो एप्रोप्रिएशन होगा, पार्टनरशिप फर्म्स को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, और उसी हिसाब से अगर डिसॉल्व होंगे तो उसी हिसाब से उस पूरी कंपनी को डिसोल्यूशन होगा, सारे पार्टनर को सारा प्रॉफिट
मिलेगा। नाउ कैपिटल अकाउंट्स के बारे में बात करें, किसकी? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। ठीक, जितनी भी ट्रांजैक्शंस जो पार्टनर्स के पास आ रही है उसको हम लोग बुक के अंदर डाल रहे हैं। उनके कैपिटल अकाउंट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम लोग डाल रहे हैं। इसके अंदर कैपिटल का पैसा जो आ रहा है, एसेट्स, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट जो आ रहा है कैपिटल के ऊपर, ड्राइंग्स आ रहा है, पार्टनर सैलरी, ये सब चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। किसके अंदर? कैपिटल अकाउंट के अंदर। लेक्चर नंबर 2 और 3 में हम लोगों ने ये किया था। अब एक चीज़ याद रखो, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ना फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर 2 सेपरेट अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं हर एक पार्टनर के। ठीक है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट हर एक पार्टनर के अलग अलग क्रिएट किए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, हर एक पार्टनर का एक करंट अकाउंट आ गया, एक कैपिटल अकाउंट आ गया। मैंने क्या बताया था? करंट अकाउंट में वो चीज़ें जो कि डेली ट्रांजैक्शन हो रही है, कैपिटल अकाउंट में जिसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है और डेली ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग। सिमिलरली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट अगर होता है तो एक ही अकाउंट बनाया जाता है, वो है कैपिटल अकाउंट। ठीक, एडजस्टमेंट, जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी, ड्राइंग्स की, सैलरी की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दे आर मेड इन दी करंट अकाउंट। याद रखना, कैपिटल अकाउंट में नहीं होगी। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर जितनी भी एडजस्टमेंट की जाएंगी वो करंट अकाउंट के अंदर होंगी, कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं। ऑल एडजस्टमेंट्स फॉर ड्राइंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एटसेट्रा आर मेड इन दी कैपिटल अकाउंट्स। फिक्स्ड बैलेंस के बारे में बात करें, कैपिटल अकाउंट बैलेंस रिमेन अनचेंज्ड अनलेस देयर इज एडिशन टू द विड्रॉल ऑफ कैपिटल। और फ्लक्चुएटिंग के अंदर द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट्स फ्रॉम ईयर टू ईयर। क्रेडिट बैलेंस के बारे में बात करें तो जो कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो होगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर, और फ्लक्चुएटिंग के अंदर जो कैपिटल अकाउंट है वो कभी कभी डेबिट बैलेंस भी दिखा देता है। कुछ टेक्निकल चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं, याद रखना आपको पिछले लेक्चर मेरे देखने हैं। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनर्स के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उसी हिसाब से होता है जिस हिसाब से उन्होंने एग्री किया होता है। ठीक है, जिस हिसाब से कंपनी में पैसा जाता है ना, उसी हिसाब से एग्रीड हो जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक बोलते हैं ना एक्सटेंशन है। इट शोज हाउ पार्टनर्स आर अप्रोप्रिएटेड, या उनके बीच में कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हर एक पार्टनर के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर कवर होता है। गाइस, एक छोटा सा सेक्शन आता है इसी के अंदर, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब देखो भाई, कॉस्ट यू ऑल नो, जो पैसा लग रहा है उस फर्म के अंदर। तो आप ये इमेजिन करो कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म स्टार्ट करते हो। अब मान लो आप पेपर बॉक्सेस बना रहे हो। अब सवाल ये है, हाउ मच टू चार्ज कस्टमर। भाई कस्टमर को कितना चार्ज करना है, कैसे चार्ज करना है, तो वो ऐसे पता लगेगा ना कि भाई जो प्राइस है वो बनाने के लिए कितना प्राइस खर्च हुआ है, व्हाट इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और आप कंपटीशन को भी देखोगे ना, आपके सेम पेपर बॉक्स की और कोई कंपनी है, उसके भी क्या प्राइजेस चल रहे हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो इकोनॉमी के अंदर होता है, इट कंसीडर्स लैंड, इट कंसीडर्स कैपिटल, इट कंसीडर्स लेबर, इट कंसीडर्स ह्यूमन कैपिटल, जिसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। अब भाई जो ज़मीन होती है उसका रेंट पे करना पड़ता है, जो कैपिटल आपने लिया है बैंक से कुछ काम करने के लिए उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, अगर लेबर है आपने किसी को काम पे रखा है तो उसको वेज देनी पड़ेगी, और कोई एंटरप्रेन्योर है उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा, है ना भाई। तो जाके इनकम बनती है, और इन सब चीज़ों को कंसीडर करके हम लोग कॉस्ट निकालते हैं। प्राइस ऑफ प्रोडक्शन इज वन ऑफ द फंडामेंटल एलिमेंट, और कॉस्ट, प्राइसिंग और प्रॉफिट मार्जिन दोनों को देखकर निकाली जाती है। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट, वेस्टेज कम हो, नॉलेज हो, तो ही आप कॉस्ट रिलेटेड फैक्टर्स को कंसीडर करके कॉस्ट निकाल पाते हो। अब जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है लंदन के अंदर, वो कहता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉम द पॉइंट एट विच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड और कमिटेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इट्स अल्टीमेट रिलेशनशिप विद कॉस्ट सेंटर्स एंड कॉस्ट यूनिट्स। तो कॉस्टिंग एक टेक्निक है जिससे आप कॉस्ट निकालते हो। टेक्निक का मतलब कि भाई कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे आप, प्रोडक्ट, जॉब, प्रोसेस, सर्विस सब कंसीडर करेंगे, डे टू डे प्रोसेस को भी देखोगे कि भाई क्या खर्चा हो रहा है,
तो ही आप कॉस्टिंग निकाल पाओगे अपनी बिजनेस के अंदर। तो कॉस्टिंग क्या क्या देखती है या कॉस्टिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइजेस। कॉस्ट को कंट्रोल करना भी भाई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि भाई अभी इतना पैसा लगा, अगले साल उतना पैसा नहीं लगना चाहिए, कम पैसा लगना चाहिए। देन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, असरटेनिंग कॉस्टिंग प्रॉफिट, और फैसिलिटेट करना हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखो भाई, दो तरीके की अकाउंटिंग होती है, फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। फिनेंशियल अकाउंटिंग जो हम लोग कर रहे थे, जिसके अंदर हिस्टोरिकल डेटा भी रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी रिकॉर्ड कर रहे हैं डेटा, बट बजटेड डेटा। इसके अंदर हिस्टोरिक के साथ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट भी कंसीडर की जाती है। ठीक, तो जो फिनेंस अकाउंटिंग होती है प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फिनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली कॉस्ट दिखाती है, डिसीजन मेकिंग दिखाती है कॉस्ट की, और कॉस्ट कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, कहाँ कहाँ पैसे काट के कंट्रोल की जा सकती है उस प्रोडक्ट की एमआरपी प्राइस, उसको देखा जाता है। फिनेंशियल अकाउंटिंग में क्लैरिफाइज रिकॉर्ड्स, प्रेजेंट एंड इंटरप्रेट ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। इसके अंदर रिकॉर्ड्स, इंटरप्रिटेशन, मटेरियल, लेबर और इवन ओवरहेड कॉस्ट को भी डिफाइन किया जाता है। यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इसमें सब होते हैं। इसके अंदर इंटरनल मैनेजमेंट अक्सर कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज़ करता है। जनरली आप लोगों को या आम जनता को कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं दिखा जाती है, आपको क्या मतलब है, ठीक है, फिर आप भी प्रॉफिट समझ जाओगे कि भाई इतना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, फिनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट लॉस पता लगता है हमें ऑर्गेनाइजेशन का, कॉस्ट अकाउंट में हमें क्या पता लगती है, हमें डिटेल्स पता लगती है। फिनेंशियल अकाउंटिंग पूरे फिनेंशियल स्टेटमेंट को कंसीडर करके दी जाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रिपोर्ट और स्टेटमेंट होती है, जब भी ज़रूरत होती है तब उसको कंसीडर कर लिया जाता है। ठीक, सेट फॉर्मेट होता है फिनेंशियल अकाउंटिंग का, कोई सेट फॉर्मेट है ही नहीं दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो ये दो और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कर लिए, व्हाट इज फिनेंशियल अकाउंटिंग, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक, कॉस्ट क्या होती है? कॉस्टिंग टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग कॉस्ट। कितना पैसा लगा है, कितनी कॉस्टिंग आई है, जब हम उसको कंसीडर करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग। मॉनेटरी टर्म्स में अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विस जब देखते हैं तो हम कॉस्ट पे पहुंचते हैं। ठीक ना, कॉस्ट के कुछ एलिमेंट होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। देयर आर फ्यू एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ये तीन मेन चीज़ है। अब मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, जो आपने उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लिया है। डायरेक्ट मटेरियल मतलब जैसे आप पेपर बना रहे थे तो भाई डायरेक्ट मटेरियल पेपर वो हुआ ना, पेपर हुआ, तो उससे आप पेपर बॉक्स बनाओगे। Thus, these materials are directly enter the product and form the part of finished products. जैसे फर्नीचर के अंदर टिम्बर, क्लॉथ, ड्रेस मेकिंग के अंदर क्लॉथ, ब्रिक्स इन बिल्डिंग हाउसेस। पर कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जब आपने ब्रिक्स का इस्तेमाल किया तो हो सकता है कि उसके अंदर आपने कोई और चीज़ डाली हो घर के अंदर, तो वह इनडायरेक्ट मटेरियल है जिसको एलोकेट नहीं किया जा सकता, बट उसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है। क्लियर? जैसे क्लॉथ है, क्लॉथ से अंदर बटन आ गए, है ना, तो वो एक्स्ट्रा में चल रहे हैं। सिमिलरली ये क्या होंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल। अब लेबर भी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लेबर मतलब जो कन्वेंशनली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नहीं भाई इसने काम किया है, ये लेबर है, आप उनको वेज देते हो। अब कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है, वेज ऑफ द लेबर विच कैन नॉट बी एलोकेटेड, कुछ और काम हुआ है that cannot be apportioned or absorbed by the cost centers, वो क्या होगी, इनडायरेक्ट लेबर। इधर उधर के बहुत खर्चे आ जाते हैं। ऐसे ही एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट खर्चा हुआ है डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के अंदर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्ट मटेरियल इंडायरेक्ट लेबर के ऊपर खर्चा हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिख रहा होगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिला देते हैं तो प्राइम कॉस्ट बनती है, मेजर कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिलाते हैं तो ओवरहेड्स बनते हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि कॉस्ट और ओवरहेड को मिलाते हैं तब हमारे पास फाइनल चीज बनती है।
अब दे कॉस्ट मैनेजमेंट के दो टूल, कॉस्ट कंट्रोल, उसके लिए ही तो हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, और दूसरा कॉस्ट रिडक्शन, कि प्रॉफिट को आपको हर साल मैक्सिमाइज करना है, कॉस्ट को आपको हर साल रिड्यूस करना है। तो ये दो छोटे टूल्स ऑफ मैनेजमेंट है, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, ये याद रखना। ये इसके बीच में डिफरेंस आपके स्क्रीन पे भी दिया हुआ है, आपकी बुक के अंदर भी है। जैसे कॉस्ट कंट्रोल जो होता है वो ये एज्यूम करता है द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स विच आर नॉट चैलेंज्ड। कॉस्ट रिडक्शन के अंदर हम लोगों को ये एज्यूम करना पड़ता है कि पोटेंशियल सेविंग है या बाकी सारी चीज़ें हैं, और हम कैसे पैसे को कम कर सकते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन तो अपने आप में एक अचीवमेंट है, और कॉस्ट कंट्रोल क्या है, टारगेट है। कॉस्ट रिडक्शन तो भाई अचीवमेंट हुई, कॉस्ट कंट्रोल एक टारगेट होता है। ठीक, इसके में डिफरेंस है, इसको ज़रूर एक बारी बुक से आप लोग देख लेना। सो गाइस, दिस वाज ऑल इन टुडेज सेशन। अगले सेशन में मिलेंगे, आपके लिए बहुत सारी वीडियोस आगे आने वाले दिनों में आती रहेंगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर।